तो 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के 152 सीटों पर मतदान होना है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार न छापा चलेगा न ही बूथ जैमिंग। बता दें कि बंगाल में छप्पा का मतलब फर्जी वोटिंग होती थी और बूथ जैमिंग का मतलब होता है बूथ कैप्चरिंग। मुख्य मुकाबला टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है और दोनों जीत के दावे कर रहे हैं। तो टू द पॉइंट में आज विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल की 152 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अगले 48 घंटों तक सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति हो गई है, जिसके बाद 23 अप्रैल को मतदान होना है। इस बार पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। इस बार बंगाल चुनाव में कई ऐसे अहम फैक्टर हैं जो नई विधानसभा की शक्ल तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होने जा रहा है। पहले फेज में पश्चिम बंगाल की 294 में से 152 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। बाकी 142 सीटों के लिए दूसरे फेज में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव की तुलना में 2026 का चुनाव कई मायनों में अलग है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब एसआईआर के तहत 90 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं। बड़े पैमाने पर तबादलों और बड़े पैमाने पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की बदौलत चुनाव आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने की कोशिश में जुटा है। आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार न छप्पा चलेगा न ही बूथ जामिंग। बता दें कि बंगाल में छप्पा का मतलब फर्जी वोटिंग होती है और बूथ जामिंग का मतलब है बूथ कैप्चरिंग। बीजेपी जीत का भरोसा जता रही है तो तमाम विपक्षी दल चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचार अभियान चलाया पश्चिम बंगाल में, उसने जो परिवर्तन की हवा थी उसको आंधी का रूप दे दिया साहब। अब कोई नहीं बचा सकता ममता दीदी की सरकार को उखड़ने से। 25 वर्ष कांग्रेसियों का राज देखा, 20 वर्ष कम्युनिस्टों का राज देखा, 15 वर्ष ममता दीदी का राज देखा। अब की बारी बीजेपी की है और इस बार हमारी बारी आएगी और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि बंगाल ने दंश देखा है साहब। कम्युनिस्टों का जो भगवानी को नहीं मानते थे, ममता बनर्जी को जो इस्लाम को छोड़कर किसी को नहीं मानती हैं, और अब हमारी सरकार आ रही है जो सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पे चलती है। हम बंगाल में चूँकि सांगठनिक तौर पे आसाम से ज़्यादा मजबूत थे, हम चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन हमारे चुनाव लड़ने से कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट का फायदा ना हो जाए, भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा ना हो। इससे हमने तय किया कि हम तृणमूल को वहाँ पर अपना न केवल नैतिक समर्थन देंगे बल्कि सक्रिय समर्थन देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी नेता कल्पना सोरेन जी वहाँ 9 जनसभाएं की हैं और लगभग जहाँ हम 94 विधानसभा सीटों पर हमारा संगठन है, उन सीटों पर हम तृणमूल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनावी लड़ाई को लड़ रहे हैं। आसाम वो बुरी तरह हारने जा रही है। अब बंगाल का तो खैर जो सपना देखती थी वो सपना जीवन में तो पूरा होगा नहीं। अमित शाह बोले थे ना पार्लियामेंट में कि बाल पका लोगे लेकिन इधर नहीं आ पाओगे, तो उनको हम कहते हैं कि आप बाल छिला भी लोगे तो भी बंगाल में घुस नहीं पाओगे। करीबी मुकाबलों की बड़ी संख्या के कारण पहले चरण को चुनाव का सबसे निर्णायक चरण माना जा रहा है। अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के लिए पहला चरण मुख्य रूप से अपना मौजूदा आधार बचाए रखने की लड़ाई है, तो टीएमसी को नई रणनीति के साथ चुनौती दे रही बीजेपी की कोशिश इस चरण में ज्यादा से ज्यादा बढ़त लेने की होगी। वहीं वाम मोर्चा और सभी सीटों पर उतरी कांग्रेस को जितना मिल जाए उसी में संतोष के सिद्धांत पर प्रयास चल रहे हैं। वैसे दावा करने में कांग्रेस भी किसी से कम नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम तमाम सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम सीटों पे हर कोई नहीं लड़ रहा है कांग्रेस छोड़ करके। कांग्रेस पूरे 298 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। हम परिणाम की चिंता नहीं करते हैं, हम मेहनत पे हम विश्वास करते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, परिणाम जो होगा। हम ऐसे नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरह हम कार्यक्रम को बाधित करने के लिए हम झाल मुढ़ी खावें, या इस चुनाव के बीच में हम महिला का आरक्षण बिल परिसीमन के नाम से महिला का आरक्षण
बिल को हम पास कराने के लिए हम ढोंग रचे, हम ये नहीं करते। हम देश के साथ ईमानदारी पूर्वक जनता के बीच में गए हैं। जनता का जो जनादेश आएगा कांग्रेस पार्टी उसको सह स्वीकार करेगी। कुल मिलाकर सत्ताधारी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए पहले चरण का मतदान राज्य में अपना दबदबा कायम रखने की लड़ाई है। ममता बनर्जी को अपने स्ट्रीट फाइटर वाली इमेज और जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों के मुस्लिम वोट बैंक पर भरोसा है, लेकिन सत्ता विरोधी माहौल और पार्टी के अंदरूनी खींचतान बड़ी चुनौतियां हैं। दूसरी ओर बीजेपी का फोकस उत्तर बंगाल, जंगल महल और सीमा से लगे जिलों की सीटों पर है। कोशिश है कि पहले फेज में टीएमसी को पछाड़ दें तो दूसरे फेज में राह थोड़ी आसान हो जाएगी। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को मालदा और मुर्शिदाबाद के साथ साथ कुछ शहरी इलाकों से काफी उम्मीदें हैं। अब देखना है कि तमाम चुनावी शोरगुल और वादों के बीच जनता अपना फैसला किसके हक में सुनाती है। तनय खंडेलवाल के साथ नवीन की रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज, रांची। चलिए तो टू द पॉइंट में चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अब की बार किसकी सरकार पश्चिम बंगाल में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 सालों से संगठन को मजबूत करने में जुटी रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस भी अपना अमिट छाप वहां छोड़ते रही, हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी भी वहां चुनाव लड़ रही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी, लेकिन कमाबेश ये नंबर 3 नंबर 4 वाली स्थिति में है पिछले 10 सालों से। वहाँ अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए, हमारे साथ 5 खास मेहमान हैं जुड़े हुए हैं, परिचय करवा देते हैं। प्रदीप सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, इसके अलावा अख्तर अली साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, सुशांतो मुखर्जी माले से हैं, और उसके बाद सुधांशु साहा टीएमसी से जुड़ेंगे, और नीतीश रंजन जी राजनीतिक संपादक पश्चिम बंगाल से जुड़ेंगे। सभी का स्वागत। और सबसे पहले प्रदीप जी आप ही के पास जाएंगे, क्या लग रहा है इस बार आप ममता दीदी को उखाड़िए मानिएगा क्या? देखिए, जो परिस्थितियां हैं और जिस तरह से चुनाव के दौरान जो लोगों का रिस्पांस है, निश्चित रूप से हम उत्साहित हैं। और खासकर आपने देखा होगा कि ममता दीदी की जो बौखलाहट है कि उनके जो भतीजे हैं अभिषेक, वो कह रहे हैं कि 4 तारीख की 12 बजे रात के बाद अमित शाह बंगाल में रुक कर दिखा दें। तो ये चुनौती जो है उनकी घबराहट का परिचय है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर किसी व्यक्ति को भरोसा हो तो चुनाव जीतने के बाद वो ज्यादा शालीन होता है, अगर मान लीजिए परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। लेकिन चुनाव हारने की बौखलाहट में वो अनाप शनाप बोल रहे हैं, क्योंकि होशो हवास में नहीं। उनको लग रहा है कि इतने दिनों का जो सिंडिकेट है वो हाथों से निकलने वाला है, क्योंकि उनकी भी एजेंसियां होंगी जो उनको फीडबैक देती होंगी। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है, और ग्राउंड लेवल पे हमारे जो वर्कर्स हैं, आपने देखा होगा विगत जो 2021 की चुनाव हुई थी वहां, उसमें कितने कार्यकर्ता हमारे मारे गए थे, जान दे दी लोगों ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका उत्साह बताता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कुछ करना चाहती है उस राज्य के लिए, तो निश्चित रूप से वहां के स्थानीय लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा। तो ये जो जज्बा है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार ममता जो है बनर्जी अपना सरकार को 2 तिवारे नहीं बनाने जा रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी हार होने वाली है। ठीक है, सुशांतो दा आपको क्या लग रहा है, कम्युनिस्ट सरकार, कांग्रेस सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी नहीं आएगी, ये कंफर्म रह जाइए। तो कम्युनिस्ट आएगी? नहीं, देखिए कम्युनिस्ट अपना ठिकाना नहीं, भारतीय जनता पार्टी की आप चिंता कर रहे हैं, क्योंकि आप वो क्या बोले हैं, ठीक, अभिषेक क्या बोले हैं आप उसको समझ नहीं पाए। हाँ। वो कहे कुछ, आप उसको नहीं समझ पाए। अभिषेक ने जो कहा, मैं समझता हूं कि हम स्पॉट आपका इस डिबेट में तो कोई काम ही नहीं था। सुशांतो मुखर्जी को स्टेक होल्डर्स हैं, प्रदीप जी कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। प्रदीप जी थोड़ा चुप रहिए, इसलिए कोई रिलेवेंस नहीं है डिबेट में, किसको आना है नहीं आना है वो तय करता है। अरे ठीक है सर, आप कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए देखिए हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, आप अच्छा, तब आपका केरल में क्या है? केरल में हम आपको तो नहीं बोलना चाहिए केरल के बारे, क्यों प्रधानमंत्री को 10 बार भेज दिए, क्यों भेजे? तिरुवनंतपुरम में हमारा मेयर है, ये है हमारी ताकत। बस तिरुवनंतपुरम में हमारा मेयर है, ये है हमारी ताकत। आपका क्या पूरा? चलिए ठीक है, विधानसभा भी बहुत, आपका विधानसभा भी 50-60। अरे ठीक है सर, आप अपनी बातों को रखिए ना। नहीं, बात तो देखिए, बात आपको बता दें कि हम ज्यादा दूर नहीं, हम बृहद झारखंड में ही जाते हैं। अब हमारे बृहद झारखंड की जो एरिया है में क्या स्थिति है, उसी परिस्थिति आप देख लीजिए। परिस्थितियां आपके बगल में पुरुलिया पड़ते हैं,
वहां 9 विधानसभा है। ठीक है। 9 विधानसभा में क्या हाल है, बीजेपी क्या करेंगे, शहर छोड़ के कहीं नहीं है। 9 में फिक्स एक कांग्रेस है। ठीक है। अब लेफ्ट और टीएमसी का क्या होंगे, ठीक है, लेकिन नहीं रहेंगे बीजेपी। आप देख लेंगे बगल में है, जोर जोर से बोल सकते हैं, झाल मुड़ी खा सकते हैं, लेकिन नहीं होंगे। आज तो मछली भी खा रहे थे अनुराग जी। निश्चित तौर पर एक बात बोलेंगे, ठीक है, आप बोलिए ना। एक निश्चित तौर पर आपको एक बात बोलेंगे, निश्चित बीजेपी जो माहौल बनाने पूरे देश में कोशिश किए, लेकिन बंगाल में नहीं हो पाए। बंगाल में नहीं हो पाएंगे, केरल में, क्योंकि वहां एजुकेशन है, वहां बुड़बक नहीं बना सकते हैं। मतलब बिहार के, यूपी के और बाकी राज्य के लोग बुड़बक हैं, वहां पे बुड़बक लोग बना देते हैं। जी अभी देखिए, मतलब गजब बात करते हैं परिसीमन ना, ये बात आपको वापस करना चाहिए। मतलब जहां सत्ता में आ रहे वहां लोग बुड़बक, मतलब गजब बात करते हैं मुखर्जी साहब। ना, ये स्वीकार नहीं है, ये तो मैं भी नहीं स्वीकार करूंगा। मतलब जहां लोग वोट करते हैं, देखिए बात तो समझिए, एजुकेशन मतलब पढ़ा लिखा नहीं, मतलब बिहार में एजुकेट नहीं है, यूपी में पढ़े लिखे लोग नहीं है, दिल्ली में पढ़े लिखे लोग नहीं है। वहां पर क्या परिस्थितियां होती है बीजेपी की? सर, ये बात आपका ठीक नहीं। आप गौर नहीं करना। ना, मुखर्जी साहब, इस चीज को हम अलाउ नहीं करेंगे कि भाई पढ़े लिखे वहां लोग नहीं है इसलिए बीजेपी में आ जाती है। देखिए आपको दूसरे तरफ नहीं, आप वही बात कह रहे हैं। जी आपको बता दे, बीजेपी बंगाल में नहीं आएंगे। वो नहीं आए, वो अलग चीज कर ले, लेकिन आप ये मत कीजिए कि वो नहीं आ रहे तो आप आ रहे नहीं। लेकिन हम लोग लड़ाई जो है, अब जब देश की आजादी लड़ाई चल रही थी, देश की आजादी के लिए, तब बीजेपी नहीं थे, हम लोग लड़ रहे थे देश बचाने के लिए। ठीक है, अभी भी देश बचाने के लिए लड़ाई हो रही है। कम्युनिस्ट लगे थे देश बचाने। ठीक है, कम्युनिस्ट भी ना बचते नहीं, आपके मुख्यमंत्री नहीं देखते हैं। तो वो बोलते हैं किसके नाम से, बताइए। अख्तर अली साहब, एक रिएक्शन आपसे, उसके बाद सतब्रत जी के पास जाएंगे, वो क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में मौजूद। अख्तर अली साहब, कांग्रेस पार्टी कहाँ मौजूद है इस पूरे पश्चिम बंगाल चुनाव में? मैं हंस रहा हूँ इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी लड़ तो रही है, लेकिन जमीन पे जब मैं सतब्रत जी से मैं पूछ रहा था और राजनीतिक संपादक नितेश जी से आज दिन में, तो कह रहे थे झंडा भी नहीं दिखता है कांग्रेस पार्टी का। पहली बात कि देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें हमारी स्थिति खराब हुई थी। उससे पहले वाली स्थिति में तो हम मुख्य विपक्ष की पार्टी थे, एक सीट बीजेपी का था, हम थे। पिछला चुनाव हमारा खराब था और इस बार बिना गठबंधन का हमने जमीन तैयार करने की कोशिश की है। 994 सीट में चुनाव लड़के युवाओं को हमने उतारा है कि वो संघर्षरत रहे वहां पर बंगाल में और अपनी जमीन तैयार करें। बिल्कुल। और रही जहां तक बात कि देखिए, आज बंगाल टैगोर और नसरुल की धरती है, वहाँ हिंसा, सांप्रदायिक तुष्टीकरण की जो खेल रची जा रही है भाजपा के द्वारा, और जिस तरह की भाषा वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, एक कम्युनिटी को जिस तरह से टारगेटेड किया जा रहा है, सब आप जो ये कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी हिंसा फैलाती, मैं आपको बता रहा हूँ, चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का जिस तरीके से रवैया रहता है लोगों के प्रति, वोटरों के प्रति, अपने विपक्षियों के प्रति, और यहाँ तक तो मैं कई ऐसे बिहार के मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो स्टूडेंट है और पश्चिम बंगाल में अगर परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ मार के भगाया जाता है कि हम अपने स्टेट में तो नौकरी नहीं करने देंगे। परीक्षा में फॉर्म अगर भर दिया और परीक्षा देने गया तो फिर आप हिंसा वाला तो अलग दिशा में आप लेके जा रहे हैं ना सर। देखिए, आप बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं तो मिसाल महाराष्ट्र का भी देना चाहिए था आपको। महाराष्ट्र में भी इसी तरह का आपने देखा है। तो रही बात कि यही तो मैंने कहा कि वो टैगोर और नसरुल की जमीन है, उसे उस तरह से बनाना होगा। ठीक, वहाँ हिंसा नहीं, वहाँ बंगाल चुनाव कोई जीते, बंगाल की जनता की जीत होनी चाहिए। बंगाल को जिस तरह से वहाँ पर जिस तरह से भाषा बोली जा रही है, और चुनाव बीजेपी किसी मुद्दा को लेकर के नहीं लड़ रही है। अच्छा। एक ही मुद्दा है उनका, मुसलमान, कि मुसलमानों को भगाना है। घुसपैठ नहीं, मुसलमानों को यहाँ से भगाना है, तो मुसलमानों मौलाना का यहाँ नहीं मतलब आप भी मुस्लिम हैं, आपको कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता या सरकार ने कहा है क्या कि आप चले जाइए हिंदुस्तान छोड़ के? मेरे पास आप मत आइए, आपने बोला कि मुसलमान, लेकिन देखिए जिस तरह से किया जाता है, जिस तरह के सांप्रदायिक शक्तियों का जो ताना बाना रहता है इर्द गिर्द, जिसके सामने गुजरता है,
अभी रांची में जो घटना घटी थी कि जो भी अपराधी ने किया, किसी मुसलमान ने उसका साथ नहीं दिया, अपराधी होता है, उसको सजा मिलना चाहिए। हाँ। लेकिन सेम दूसरा दिन भी घटना होता है, उसका कहीं पर जिक्र ही नहीं करते बीजेपी वाला। ठीक है, नाम आना चाहिए उर्दू वाला, तभी हम उसको पूरा माहौल उड़ाएंगे। दूसरा घटना सेम घटना होता है। ठीक है सर, इस तरह का मामला इन लोग के सामने ठीक है। सतपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं रिएक्शन से। सतपाल जी, क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि चुनाव आयोग भी बहुत तल्ख कई बार ट्वीट कर चुका है, पोस्ट कर चुका है कि इस बार तो हम ना हिंसा होने देंगे, ना बूथ कैप्चरिंग होने देंगे, और वहाँ पे एक धारणाएं है कि भाई टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो मारपीट भी करते हैं वैसे वोटरों से जो टीएमसी के खिलाफ वोट करते हैं जाकर। क्या ऐसी स्थितियां, ऐसी गतिविधियां दिख रही है क्या जमीन पे? तो देखिए, फिलहाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारियां कर रखी है। आप समझिए दीपक कि 2 लाख से ज्यादा जो है वो केंद्रीय सुरक्षा बलों के लोगों की तैनाती की गई है। यानी कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी इस बार पश्चिम बंगाल का जो यह चुनाव है वो चुनौतीपूर्ण है कि कैसे निष्पक्ष और शांतिपूर्वक वातावरण में जो है वो मतदान किया जाए। दूसरी तरफ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार पश्चिम बंगाल में अपना पैर पसारता जा रहा है। आप समझिए कि 28% से 38%, और इस बार के चुनाव की अगर बात करें तो भाजपा के लिए पाने को काफी कुछ है, खोने को भले ही कुछ नहीं है। और जहां तक हमारी जो चुनावी यात्रा जा रही है नक्षत्र न्यूज की, ज्यादातर जो मतदाताओं से बातचीत हो रही है, अब तक जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और अब तक चुनाव की जो यह तस्वीर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल के ज्यादातर विधानसभा सीटों पर जो है वो सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सर इस बार के पश्चिम बंगाल का चुनाव क्या कुछ बोल रहा है। देखिए, अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव को तो पहले तो हम लोग जंगल महल का इलाका एक देख लें, और बीजेपी का जो फोकस्ड एरिया इस बार है वो उत्तर बंगाल का इलाका है, यानी दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ये तमाम इलाके पर उनका फोकस है। फोकस होने की वजह यह है कि बीजेपी वहां अच्छा परफॉर्म कर रही है। 2019 के लोकसभा की बात करें तो 8 में से 7 सीटें जो है बीजेपी ने ली थी वहां पर। आप अगर विधानसभा सीट की बात करें तो 2021 में जो 54 में से 30 सीटें जो है बीजेपी के खाते में थी और 24 सीटें ममता बनर्जी के खाते में थी। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में जो है थोड़ा परफॉर्मेंस वीक हुआ, 8 में से 7 की जगह 6 सीटें बीजेपी वहां जीत पाई। लेकिन फिर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो फिर जो है 30-35 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई। लोकसभा के इसमें देखेंगे तो ये माना जा रहा है बीजेपी ने एक टारगेट फिक्स किया है, गोल फिक्स किया है कि हम जो है इसमें से 54 में से 48 सीट वहां जीतेंगे। अगर बीजेपी 45 प्लस वहां जीतने में कामयाब हो जाती है तो आप समझे कि बंगाल में एक व्यापक परिवर्तन आपको दिखेगा और वो बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। लेकिन क्या चूंकि 30 से सीधे उनको 48 का टारगेट उन्होंने लिया है, तो मैं 45 पर कह रहा हूं कि 45-46 सीटें भी अगर बीजेपी ले आए तो आप समझे कि बीजेपी एक अच्छा परफॉर्म करने में जुटेगी। चूंकि जंगल महल का जो इलाका है, फिर अगर वहां हम झाड़ग्राम की बात कर लें, आप पुरुलिया की बात कर लें, उन इलाकों में भी बीजेपी के कई विधायक हैं। तो ऐसे में जो है बीजेपी अपना टारगेट फुलफिल कर रही है। लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती है, उत्तर बंगाल में गोरखालैंड पर आज तक जो है कुछ हो नहीं पाया, कोई डिसीजन नहीं हो पाया, कूच बिहार का इलाका भी अछूता है। तो ऐसे में इन सभी मुद्दों को जो है बीजेपी वैसे वहां कह रही है कि हम जो है आपको कैंसर अस्पताल बनाएंगे, IIT ले जाएंगे, IIM ले जाएंगे, इस तरीके की तमाम वादे जो है बीजेपी ने किया है उस इलाके में जाकर। अमित शाह जो है आज अगर आप देखेंगे तो अमित शाह आज अंतिम दिन जब प्रचार प्रसार का था उस समय जो है वहां दार्जिलिंग और उन इलाकों में गए थे। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी जो है बीजेपी तरीके से एक टारगेट फिक्स करके अपना वर्क कर रही है। टीएमसी भी अपनी मजबूत उपस्थिति उस इलाके में टीएमसी का भी है कि हमको किसी भी शर्त में बीजेपी को 30 के नीचे रोकना है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर बंगाल का जो इलाका है वो काफी इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, और तृणमूल को रोकना उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और जंगल महल का इलाका भी। तो ये समझा जा सकता है ये तमाम चीजें जो है। और इलेक्शन कमीशन के लिए कितना बड़ा चुनौती मानते हैं, क्योंकि हर बार विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा की जो खबरें आती है, आप देखिए कि 2 लाख से ज्यादा जो है वो केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और हर बूथ पर जो है वो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से न सिर्फ माने कैमरे लगाए गए हैं बल्कि निगरानी की जा रही है। खुद इलेक्शन कमीशन के जो बड़े अधिकारी हैं वो निगरानी कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो हर जगह जो है हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरा है, और उससे
आप वहां पर बूथ पर तो मॉनिटरिंग हो ही रही है, जिला स्तर पर भी मॉनिटरिंग होगी और उसके बाद देश स्तर पर जो है चुनाव आयोग वहां भी मॉनिटर कर रहा है चीजों को। तो ये समझा जा सकता है कि व्यापक तैयारी है और जितने भी प्रचुर मात्रा में जो है सीआरपीएफ वो तमाम बटालियंस को यहाँ भेज दिया गया है। और टीएमसी ये आरोप भी लगा रही है, या हेमंत सोरेन भी आए तो उन्होंने यही आरोप लगाया कि हर घर घर में जो है वो वर्दी वाले लोग आपको मिलेंगे और वो निश्चित रूप से आपको जो है डराने धमकाने का, ये तमाम आरोप, कई तरह के आरोप भी लगे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जनता के बीच जो एक भय का माहौल रहता था, उस माहौल से निकलकर हो सकता है कि जनता जो है तरीके से वोट कर पाए, क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है तमाम जगहों पर, किसी भी तरह, वैसे आपको बताएं कि हावड़ा की बात कर लें या अन्य जगहों पर छिटपुट घटना शुरू है, छिटपुट घटना जो है 1-2 दिन से चल रही है, तो उस घटना को रोकना भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से रोका जाए। चूंकि केंद्र सरकार को है, बीजेपी को है कि हम अपने जो फोर्सेस से जो है इन तमाम चीजों पर रोक सकते हैं। आप देखें कि ठीक चुनाव से पहले जो है कई जिलों के एसपी बदले, थाने बदले, तमाम चीजें हुई। तो ये दिखाता है और ये बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी फुल प्रूफ तैयारी के साथ मैदान में आ रही है और टीएमसी इस चीज को सोच रही है कि ठीक है, आप कितनी भी तैयारी के साथ आए, हमको आपको रोकना है तो हम आपको रोक लेंगे। चलिए, तो पहले चरण के मतदान को लेकर फिलहाल जो है वो प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम गया है। प्रत्याशियों की जो धड़कनें हैं वो तेज हो गई है और अब बारी मतदाताओं की है कि अब से कुछ घंटे बाद जब मतदाता पहुंचेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने। चले ठीक है, सतव्रत और नितेश जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए वहाँ की। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, एक रिएक्शन आपसे चाहिए कि इस बार पूरे चुनाव में हमने देखा आखिरी समय में जो है भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ के मुद्दों को लेकर आई, जब नरेंद्र मोदी जी गए और उसके बाद तमाम चीज़ों को उठाया कि भाई हमारा मुख्य फोकस घुसपैठ को रोकना है। निशिकांत दुबे जी का हमने एक वीडियो देखा, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से घुसपैठ हो रहा है। उन्होंने तो बाकायदा वो एरिया का वीडियो बना के उन्होंने साझा किया कि देखिए इस तरीके से इस नदी के सहारे बांग्लादेशी घुसपैठ आते हैं, लेकिन बंगाल सरकार कभी कोई कार्रवाई नहीं की थी। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो अब घुसपैठ को लेकर आप काम करेंगे? देखिए दीपक जी, मैं नीतीश की बातों से शुरू करना चाहता हूं कि नीतीश अभी कह रहे थे कि हेमंत सोरेन जब वहां प्रचार करने गए तो उन्होंने जो सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है उस पर टीका टिप्पणी की कि डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है और हर घर के दरवाजे पर सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे, इस तरह की बात कही। तो ये असामान्य परिस्थिति आखिर किसकी वजह से उत्पन्न हो? 1 साल पहले तो झारखंड में भी चुनाव हुआ, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये परिस्थितियां तो यहाँ नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन बंगाल में ये परिस्थितियां जिन लोगों के चलते हुआ है, वो लोग जिम्मेदार हैं वहां की परिस्थिति के लिए कि आखिर इतनी गुंडागर्दी, पोस्ट पोल वायलेंस जिस तरह से होता रहा, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उनके राज्य के जो मतदाता हैं, ठीक है, उनका पॉलिटिकल चॉइस कोई भी हो सकता है, किसी को भी मत दे सकते हैं, लेकिन चुनाव के उपरांत जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, उसके अलावा घर लूट लेना, आग लगा देना, तो ये दिखाता है कि सिर्फ गुंडागर्दी के बल पर वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और जहां तक आपके घुसपैठ वाले प्रश्न का जवाब दे दूं कि आखिर जो हम घुसपैठ की बात कहते आ रहे हैं लंबे समय से कि बंगाल का जो सीमावर्ती इलाका है और जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई वहां पर, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लंबी लड़ाई लड़ी और हमारे कार्यकर्ता यूं ही नहीं मारे गए। कार्यकर्ता जब विरोध कर रहे हैं तो उन पर अटैक किया जा रहा है, उनके घर लूटी जा रही है, उनकी बहू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं होती है। चलिए ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही सत्ता में आएंगे, टीएमसी के गुंडे हों या फिर जो घुसपैठी हैं, उनको तो बाहर करेंगे ही, लेकिन एसआईआर को लेकर जो प्रश्न खड़े किए ममता बनर्जी ने, आपको एक चीज गौर करना पड़ेगा कि आखिर वो किसके लिए बोल रही। चुनाव आयोग पर उनको दिक्कत थी कि नहीं, चुनाव आयोग बाइस्ड होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, मैं न्यायिक अधिकारियों को वहां लगा देता हूँ, न्यायिक अधिकारियों के सुपरविजन में सारा कुछ होगा और जिनकी आपत्तियां होंगी उनको तय समय सीमा के अनुसार सुलझाकर उनको मतदाता सूची में नाम जोड़ दिए जाएंगे। आपने देखा होगा कि किस तरह से 7 न्यायिक अधिकारियों को घंटों बंधक बना के रखा, मारपीट की गई, गाड़ी के शीशे तोड़े गए। तो ये क्या सामान्य स्थिति है बंगाल में? ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। जब चुनाव होता है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा होगा कि वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स और अर्धसैनिक बल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि चुनाव सुशांत होता। देखिए वाकई में वहाँ पे कई चुनाव हमने भी देखा, हिंसक घटनाएं तो होती है, लोगों की हत्याएं तक हो जाती है चुनाव में, मारपीट तो आम बात है, आगजनी। तो अगर
सुरक्षा दुरुस्त कर रही है चुनाव आयोग, तो इसमें तो मेरे ख्याल से ना हेमंत जी को दिक्कत होनी चाहिए, ना ममता जी को, ना किसी विपक्ष को। जी निश्चित चुनाव तो शांतिपूर्ण तरीके से होना ही चाहिए। एकदम चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। आज जो बात आपका निशिकांत दुबे जो वीडियो भेज रहे, फोटो दिखा रहे कि यहीं से लोग आते हैं, बांग्लादेशी आ जाते हैं, घुसपैठ करते हैं, तो ये बताइए ये किनकी एरिया है, ये कौन रोकेंगे इसको? यही तो कह रहे थे कि वहां पे बॉर्डर बनाना है, मुझे घेराव करना है, ममता जी परमिशन नहीं देती। 10 से 11 साल हो गए केंद्र की सरकार चल रही है, तो किसी राज्य में अगर बाहर से, बांग्लादेश से, विदेश से कोई आ रहे हैं तो इसको रोकना काम किनका है? तो वही तो कह रहे हैं कि भाई बॉर्डरिंग करना है, केंद्र सरकार कई बार कई बार बोल रहे हैं बॉर्डर नहीं करने दे रहे, लेकिन केंद्र सरकार को ये काम करना नहीं है। वो सिर्फ मुसलमान, अच्छा बताइए, आप इतने भाषण सुने होंगे, कभी बोले डेवलपमेंट की काम करेंगे बंगाल में? वो मुसलमान, अच्छा, और हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, IIT बनाएंगे, IIM बनाएंगे, नहीं, ये सब बात इनसे दूर रखिए। और जितना भी भ्रष्टाचारी थे प्रदीप जी, जितना भी भ्रष्टाचारी, आपका देखिए सबसे बड़ा नेता कम्युनिस्टों का इतिहास है। कम्युनिस्टों का इतिहास के चलते आप जिंदा है सब। अरे कम्युनिस्टों के इतिहास के चलते देश आजाद हुआ। अच्छा ठीक है, आप लोग नाम नहीं जानते हैं। अच्छा ठीक है, नाम है सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग उल्टा बोलते हैं, मुख्यमंत्री गलत बोलते हैं। चली गई, मजेदार चीज है ये। ठीक, क्या बोलेंगे? जिनको कोई झारखंड में नहीं पूछा, नाम का सहयोगी दल में हम सहयोगी दल में है, इनको कोई पूछता नहीं। कैसे पूछता नहीं? कैसे पूछता नहीं? इलेक्शन साथ में लड़े, बड़ा दिक्कत। देखिए प्रधानमंत्री को क्या दिक्कत है, प्रदीप जी बताते हैं, हमारा कोई सीट नहीं है। प्रदीप जी थोड़ा सुनिए, तो साइलेंट बोल नहीं पाए। अच्छा ठीक है, आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। प्रदीप जी हमको ये बताइए, हमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जरूर नाम लेंगे कि देखिए इन्हीं के लिए तो दिक्कतें हैं। काहे, किस लिए? हम तो नहीं है, फिर भी क्यों दिक्कत? क्योंकि आपको दिक्कत इसलिए लगते हैं कि हम ठेस जहां पहुंचाते हैं आपको दिक्कतें आती है। देखिए होना है, जो दिखता है जनता जो तय करेगी, निश्चित तौर पर वो आएंगे। ठीक है, ये तो कोई नहीं काट सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि घुसपैठ के नाम से, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के नाम से, पाकिस्तान इंडिया के नाम से, जितना चीज छोड़ के, ये चीज छोड़ के और दूसरा कोई भी शब्द अगर बोले, प्रधानमंत्री जो आप भले झाल मुड़ी खा के, पता हम लोग का मुख्यमंत्री को नहीं जाने दिए वहां झाड़ग्राम, कोई बात नहीं। ठीक, चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं उसमें हम टीएमसी के नेता जो ठीक आएंगे, प्रदीप जी आएंगे। एक चीज बस 10 सेकंड में सर देख के जाना। प्रधानमंत्री ने खाया, हाँ, ये झालमुड़ी प्रधानमंत्री ने खाया, और ये कम्युनिस्टों का लहर क्यों रहा? नहीं, लहर नहीं लग रहा, कैमरा लगा के खाए भाई। कैमरा अंदर लगा हुआ था, बाहर लगा हुआ था, चारों तरफ। कोई चपरासी नहीं है आपकी तरह। नहीं और नहीं, अरे उसको झाल मुड़ी बनाने वाला भी बहुत बड़े। ठीक है सर, वो प्रधानमंत्री है देश के, उनके साथ कैमरामैन और तमाम चीजें चलती, मतलब आप हर चीज का सवाल उठा दीजिए। चलिए ठीक है सर, हम चर्चा कर रहे हैं टू द पॉइंट में पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, क्योंकि महत्वपूर्ण हो गया है, अब बहुत कम वक्त बचा वहां पे और मतदान होना है, क्या कुछ इस बार हो सकता है, इन तमाम संभावनाओं को लेकर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ सुधांशु शाह जी भी टीएमसी से जुड़े हैं और अख्तर अली साहब भी। अख्तर अली साहब, पहले आपके पास आएंगे। चीज़ें बदल गई, कांग्रेस पार्टी की भूमिका को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ी, कांग्रेस वहाँ खामोश नजर आई पूरे चुनाव में। मैंने पहले ही बताया कि पहले कांग्रेस पार्टी को बूढ़ों की पार्टी बंगाल में कहा जाता था, हाँ। लेकिन इस बार युवाओं को हम लोगों ने चांस दिया है कि आप चुनाव लड़िए और वहाँ पर संगठन को फिर वो लंबे समय तक लड़ करके, हाँ। और अपना लीडरशिप डेवलप करेंगे, हाँ। और पूरा 294 सीट में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, हमारी स्थिति 2021 के बाद खराब होगी। 2021 से पहले तो हम बंगाल में विपक्ष, एक अच्छे विपक्ष के तौर पे थे, सब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थे, यही बीजेपी एक सीट में थी, हाँ। उन्होंने संघर्ष किया, यहाँ तक पहुँचा, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करके ही वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन हम बीजेपी के तरह नहीं, जिस तरह बीजेपी चुनाव में या किसी राज्य में जाती है, हाँ। और जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल करती है, हम उस तरह से नहीं करेंगे। अच्छा, आज अभी हंगरी में जो सत्ता परिवर्तन 16 साल बाद हुआ है, तो अब वहाँ का जनता कह रहे हैं कि
हमारा देश इतना पीछे चला गया था, हम इस स्थिति में थे, लोगों को जानने नहीं दिया जाता था। तमाम कारपोरेट घराना मीडिया सारा, तो वहां भी विपक्ष सरकार का वाहवाही करते रहा 16 साल। विपक्षी दल सड़क पे नहीं उतरेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, जागरूक करेंगे नहीं। देखिए विपक्षी दल सड़क पे हैं और आज इनको 400 का नारा को हमने घटा, मतलब सिलेंडर का दाम 1000 हुआ, सड़कों पे आप लोग दिख नहीं रहे, महंगाई पर आसमान है, आप लोग सड़कों पे चल नहीं रहे। कि देखिए विदेश नीति तो हमारा चौपट हो चुका है। अच्छा, ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन इनका कोई चेला ही नहीं विश्व में। ऐसा गुरु है जिनका कोई विश्व में कोई चेला नहीं, वो स्थिति बना दिया। जाएंगे ये बाहर, उसके बाद देशवासियों को समझ में आएगा कि आज 250 लाख करोड़ रुपया जो देश में कर्ज हो चुका है, और इस बार का बजट में आपने देखा होगा 20 लाख करोड़ रुपया तो सिर्फ कर्ज चुकाएंगे, और कर्ज चुकाने के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपया फिर कर्ज लेंगे। ये स्थिति बन गई है देश की। देशवासी समझेंगे, लोग जागरूक होंगे। कब तक चलता रहेगा ये तुष्टीकरण और सांप्रदायिक का राजनीति? कब तक हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान लोग सुन सुन के पक रहे हैं? समझ रहे हैं युवा, तो आप लोग बताइए उन लोगों को, ताकि बता रहे हैं, रोजा समझ रहे हैं, तभी तो बीजेपी अब डाउनफॉल पे हो रही है। जो उसकी मतलब अभी स्थान पे 20-22 राज्यों में आ गई है, और आपको लग रहा है अभी भी डाउनफॉल स्थिति में, तो फिर कांग्रेस कहाँ है? देखिए वही स्थिति अभी जो बता रहे थे कि हर घर पे एक 2 लाख वहां जो केंद्रीय बल को लगाया गया है। केंद्रीय बल का चुनाव कराने का तरीका क्या है? हम आप भी देखते हैं कि निष्पक्ष के साथ में चुनाव हो, ये ना कि घूम करके। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कि किस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बल जाके बोल रहे बीजेपी में वोट मारना, बीजेपी में मारना, और पीछे आम लोग कह रहे हैं आप सुरक्षा दीजिए, हम किसको वोट देंगे नहीं देंगे ये डिसाइड करने वाला आप कौन होते हैं? तो इस तरह का हथकंडा अपना करके कांग्रेस पार्टी न कभी थी न भविष्य में कभी इस तरह से करेगी। अच्छा, ये दो देश लोकतंत्र, हमारा देश का मिसाल दिया जाता है विश्व में। ये बहुत ही मजबूत लोकतांत्रिक देश है। कई एक धर्मों के लोग, कई भाषाओं के लोग, कई जातियों के लोग रहते हैं और इस देश को खूबसूरत बनाते हैं। इसको छीन बीन करने की जो आज भाजपा कोशिश कर रही है, हम इसे होने नहीं देंगे। और आज ना कल फिर वापसी होगी। जब वापसी होगी तो बीजेपी वाला मुंह छिपाते फिरेंगे। अभी आने दीजिए ना, बहुत सब अभी भेद खुलना, अभी फिर आएगा। चलिए ठीक है, ईरान अमेरिका जब होने दीजिए, अभी आएगा तब ये लोग को समझ में आएगा कि हम किनके पीछे झंडा लेकर के किनके लिए। सुधांशु जी हमारे साथ उड़ा रहे थे। ठीक है, सुधांशु शाह जी जुड़े हैं। ठीक है सर, सुधांशु शाह जी टीएमसी से जुड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस के ऊपर सुधांशु जी हमेशा आरोप लगता है हिंसा फैलाने का, चुनाव में रक्त रंजिश काम करवाने का, बाहरी लोगों को रोकने का। लेकिन अब बीजेपी भी आक्रामक है, बीजेपी भी तमाम सवालों का जवाब दे रही है। क्या लग रहा है, टीएमसी लौटेगी इस बार या चीजें अटक जाएगी? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार जी, सभी साथियों को एवं सभी श्रोतागणों को, दर्शकों को। तृणमूल का जहाँ तक लौटने की बात है, ये तो 100% है कि हम लोग दोबारा से सत्ता में आ रहे हैं। और जो बातें आप लोग कह रहे हैं, मैं भी बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। अख्तर जी ने अच्छी बातें कही, हमारे प्रदीप भैया ने भी अच्छी बातें कही। और जहाँ तक बात है तृणमूल का, तो तृणमूल और बड़ी मजबूत पार्टी बन के उभरेगी। आप 4 तारीख को इस चीज को देख पाएंगे। जिस तरीके से लोग यहाँ पर बड़े बड़े केंद्र के नेता आकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं कि 29 तारीख को घर से बाहर मत निकलना, 23 को घर से बाहर मत निकलना, और सभी को हम लोग टांग करके ले जाएंगे और अरेस्ट कर लेंगे। ये डराने वाली, धमकाने वाली जो बात हो रही है, इससे कहीं ना कहीं जनता समझ रही है कि हम लोगों को डराया जा रहा है। आज ये लोग सत्ता में नहीं है तो इस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो सत्ता में आने के बाद क्या बोलेंगे? जनता इस चीज को देख रही है, समझ रही है। आपको समझ में आएगा कि तृणमूल और कितनी मजबूत होकर उभरती है। क्या कितना लग रहा है जिस तरीके से घुसपैठ का मुद्दा, आप केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती है वो आप पश्चिम बंगाल में नहीं लागू करते हैं, ये तमाम चीज़ों को तो बीजेपी हमेशा उठा रही है। और बीजेपी पिछले 10 सालों से संगठन को लेकर भी काम किया है काफ़ी कुछ। अब बीजेपी तो आश्वस्त है कि इस बार ममता बनर्जी को किला को ढा देना है। न्यूज मीडिया के माध्यम से आप लोग और जनता भी आश्वस्त है, और पूरे देश की जनता जान रही है कि बीजेपी की यहाँ सरकार बन रही है। पर अगर आप
जमीन पर आके बात, जैसे अभी हम बैठे हैं बंगाल की धरती पर है, आसानसोल पांडेवस्तर विधानसभा में है, और जो हम लोग जमीन पर देख पा रहे हैं वो ये है कि सरकार तृणमूल की ही बनेगी, पब्लिक का झूठ की तरफ ही है। और अगर आप बात करें कि बड़े बड़े भाषण और बड़े बड़े मंच की और बड़े बड़े नेताओं की, तो सरकार तो बीजेपी की ही बन रही है। चलिए ठीक है प्रदीप जी। जी, मैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनकी बात से शुरू करना चाहता हूँ। बहुत साफगोई से वो कह रहे हैं कि 2021 में हम विपक्ष में थे। ये नहीं बता रहे हैं कि 1977 के बाद से कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में नहीं आ सकती, यानी लगभग 50 वर्षों से सत्ता से बाहर है। उसके पहले कांग्रेस पार्टी का शासन हुआ करता था वहां। अगर नक्सलिज्म बढ़ा बंगाल के अंदर तो कांग्रेस पार्टी के रिजीम में बढ़ा। और जिन पार्टियों ने, हम तो 12 वर्षों से सत्ता में हैं, जो अभी सवाल पूछ रहे थे कि 12 घुसपैठ में अपना किसकी जिम्मेदारी है, जो सुशांत मुखर्जी पूछ रहे थे, तो बाकी समय तो कम्युनिस्टों का शासन 33 वर्षों तक रहा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी क्या? इंद्रजीत गुप्त हो, चाहे सोमनाथ चैटर्जी हो, बड़े बड़े नाम केंद्रीय सरकार में मंत्री भी रहे, राज्य सरकार उनकी निर्वाचन चलती रही। अब ममता बनर्जी भी लंबे समय से सरकार में, ममता बनर्जी भी केंद्र में सरकार में रही। जब वो केंद्र में सरकार में थी तब उनकी भाषा थी कि इस घुसपैठियों को रोकना चाहिए और इन घुसपैठियों को यहाँ से बाहर किया जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सत्ता का रंग अलग होता है। जब इनको लगा कि नहीं, मुसलमानों के वोट से ही सत्ता हासिल की जा सकती है, तो इन्होंने किस तरह से रंग बदला वो सबके सामने है। और जो वो कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, भाई इस पूरे विश्व में 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं। अगर बर्मा में कोई दिक्कत हो, म्यांमार में, तो वहां के रोहिंग्या मुसलमान भारत आएंगे। जो बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं, उनका कोई रोजी रोजगार वहां नहीं हो तो मुसलमान आएंगे, भारत ही आएंगे। भाई ये भिखमंगे मुसलमान भारत ही क्यों आते हैं? क्यों नहीं चले जाते अपने इस्लामिक कंट्री के दोस्तों के पास? 56 देश जो है इनके पास, वहां चले जाते हैं, वहां रोजगार तलाशते जाके। लेकिन नहीं, आना तो इनको भारत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्य में बिल्कुल अटल है और क्लियर कट है हम कि जो घुसपैठिए हैं जिनके नाम सूची से हटाए गए, उसको लेकर जो ममता बनर्जी हाय तौबा कर रही हैं, वैसे लोग निश्चित रूप से 5 मई को जब परिणाम आएगा हमारे पक्ष में, चुन कर वैसे लोगों को बाहर करेंगे। हमने करके दिखाया है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया। और जरा सा टीएमसी वाले जो साहब बोल रहे थे उनकी बातों पर जरा सा टीका टिप्पणी कर दूं जरा, कि उन्होंने कहा कि नहीं डरा धमका रहे हैं। भैया आप क्या कर रहे थे? आप कोई पूजा करके वहां वोट मांग रहे थे, हाथ जोड़ के वोट मांग रहे थे क्या लोगों से? जो हमारे साहेबगंज में आकर लोग पंचायत चुनाव के बाद 3-3 महीना उनको अपना घर छोड़कर यहाँ रहना पड़ा, इस भय के माहौल में कि वहां जाएंगे तो हमारे लोगों की हत्या हो जाएगी जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं। तो वैसा माहौल बनाकर अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, दीपक जी, मैं इतना ही कहूंगा कि जो सदाचारी हो, जो शिष्ट हो, उसके साथ आप हाथ जोड़कर व्यवहार करके आप उसका दिल जीत सकते हैं। लेकिन कोई अगर दुष्ट प्रवृत्ति का हो तो उसके साथ भारतीय संहिताएं में कही गई है कि जो भी दुष्ट होता है उसके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता इस बात बिल्कुल फिटिंग रिप्लाई दे रहे हैं इनको जो कार्यकर्ता हमारे रिप्लाई दे रहे हैं उससे अचंभित है कि आखिर कार्यकर्ताओं में जोश कहां से आया। भारतीय जनता पार्टी का ये जोश है कि हमारे कार्यकर्ता इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। चल ठीक है, अख्तर अली साहब कुछ कह रहे हैं? देखिए, इन्होंने जो कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तो रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेश और जगह क्यों नहीं चले जाते हैं, तो बीजेपी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नहीं हिंदू मुसलमान पे आ रहा हूँ। ये वायलेंस जो हुआ था, जवाब देना जरूरी है। प्रदीप जी पहले सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए आप बात को, कि ये वायलेंस जो हुआ था म्यांमार में वो 16-17 में हुआ था। उस वक्त से बीजेपी में, और आते वो किधर से? मणिपुर के तरफ से। सरकार इनकी केंद्र में भी और राज्य में भी सरकार। सुन लीजिए पहली बात, 1 सीट है बंगाल में, 1 सीट। अरे सुन लीजिए ना बात, जब जवाब मिलने लगेगा तो यही तरह का बात। बोलिए हम 294 सीटों पर लड़ रहे हैं, संगठन नाम की चीज नहीं। और एक ही हेमंत सोरेन आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस आपके खिलाफ। ठीक है सर, 21 में आगे तो अभी ये कर रहे हैं, जो ढोल फट चुका है।
बांग्लादेश 11 सालों में इन्होंने मात्र 5,000 बांग्लादेशियों को चिन्हित करके बाहर किया है, और हमारी सरकार थी तो हमने 88,000 बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजा था। ये बताएंगे कितना इन्होंने बांग्लादेशियों को बाहर भेजा है? हाँ पंडित जी बताइए, पंडित जी सुन लीजिए, भाजपा का यही आदत है कि जब कोई प्रवक्ता बोलने लगे तो इसको इतना इरिटेट कर दो कि वो हमारा जवाब ना सुने आपके दर्शक लोग। ये ऐसा लगता है यही सही बोल रहे थे, गलत जुलूल बातें करते रहना। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। जब रोहिंग्या वो है जो अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी है, और सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में उनको रखा जाता है। जब वो आ रहे थे तो देश में बताइए जरा, अरे कौन से देश में? हर एक देश में है। कौन से देश? अरे कौन देश? किस देश में बोलिए, आप नाम लीजिए उस देश में ना हो। कौन से देश में? किस देश में नहीं है? बांग्लादेश ने तो बजाबते उनके लिए घर बना करके एक जगह दे दिया है कि यहाँ पर रोहिंग्या लोग रहेंगे। उसके बाद में भी जहाँ पर भी है, जाइए यूएई में चले जाइए, सऊदी अरब में चले जाइए, कई एक जगह से रोहिंग्याओं का मामला आता है। लेकिन आप रोहिंग्या को निकाल दीजिए बाहर, मुसलमान उसको मना करता है बाहर निकालने से। कितने रोहिंग्याओं को आपने बाहर निकाला है? सरकार में तो आप है। 2017 में वायलेंस हुआ था, उस वक्त आप थे, आपने क्यों अंदर आने दिया? क्यों अंदर आने दिया? 17 से तो 14 से आप है, 17 में वायलेंस हुए, 17 में वो लोग आए हैं। तो 17 में कहाँ थे आप? हम क्यों लोग अंदर आने दिए? ठीक है, हम लोग पश्चिम बंगाल को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ये जो बात बोल रहे थे, मात्र 11 साल में 5,000 बांग्लादेशियों को चिन्हित करके बाहर किए। हमने तो 88,000 लोगों को बांग्लादेश भेजा था। भैया जो चोर होता है ना, चोर क्या होता है? सबसे बड़ा चोर पार्टी आप लोग है। अच्छा, चोरी की बात करते हैं, फालतू बात करने के लिए यहाँ पर आ गए, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी। ठीक है सर, मुखर्जी साहब आ रहे हैं, सुधांशु जी आपके पास बाबा खैरात के पास में खैरात लेके जाने वाले लोग। ठीक है, अख्तर अली बड़ी बड़ी नसीहत दे रहे, देश को भेज दिए हैं। अख्तर अली साहब, चलिए ठीक है। सुशांत होदा, देश को कहां पहुंचा दिए समझ नहीं आ रहा। समझ रहे हैं ना, पश्चिम बंगाल में समस्याएं, गरीबी, योजनाएं, तमाम चीजों को लेकर हमारे समय में 2014 में जब हम आए, चलिए ठीक है, करते थे, भारत की तरफ टकटकी निगाह देखे रहते थे कि भारत का स्टेट क्या होगा। चलिए ठीक है, सुशांत होदा, ठीक है सर, कहाँ है आज हम? चलिए मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि इनके साथ जितने भी बाबा है सबके ऊपर केस लगे हुए हैं। कौन सा केस लगा हुआ है चैनल में बता। अरे सर, आप अलग दुनिया में लेके चले जाते हैं। हम ये सब पश्चिम बंगाल पे समझ ये बात एक सीट से 77 सीट पहुंच गए, हम भी वहीं पर थे। और 2012 में जब सत्ता परिवर्तन हुई थी, 1977 से आप सत्ता से बाहर हैं, ये बताइए ना। वापसी की थी, गठबंधन की सरकार थी, और बंगाल की जनता ने आपको सत्ता से बाहर हो गया। सुशांत होदा बोलिए। 1977 से बंगाल की जनता ने आपको 2012 में गठबंधन करके वापसी किया तो हम लोग रहे कि नहीं था वहाँ? सुशांत 50 सालों से 2012 नहीं थे। चलो ठीक, 50 सालों से सत्ता से बाहर है, आने की कोई संभावना नहीं है। जानकारी ना रहती है। 50 साल वाला बात। चलिए सुधांशु जी, देश का झंडा नहीं लगाया कोई। अरे हो गया सर, आप झंडा RSS कहाँ चले जाते हैं? चलिए सब हटाइए। चलिए ठीक है, टीएमसी और कांग्रेस बंगाल से करिए, बंगाल से चर्चा करिए। हम लोग लड़े थे, हाँ। और कम्युनिस्ट को 2012 में जब हम लोगों ने बाहर किया था, उस वक्त कांग्रेस और चलिए ठीक है, सुधांशु चुनाव लड़े थे। ठीक है सर, सुधांशु जी कुछ करें। हमने लाया था वहाँ। ठीक है सुधांशु जी, निश्चित तौर पर बंगाल पे चर्चा कीजिए ना। आपको पता है बंगाल पे चर्चा दूसरी ओर ले जा रहे हैं। हाँ, ये बात सही बोल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बंगाल की जो परिस्थितियां हैं, बीजेपी निश्चित तौर पर हमारे जो बृहद झारखंड के एरिया पर ज्यादा नजर दिए हुए हैं। इस जगह फेलियर रहेंगे, क्योंकि हम लोग भी नजदीक में रहते हैं, अगल बगल है, हम लोग को पता है। निश्चित तौर पर ये बोलेंगे, क्योंकि इनके पास सारा मीडिया से लेकर हर चीज इनके नहीं सर, वो उनके कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता खून बहा रहे हैं, आप मीडिया उनके साथ है, मतलब गजब बात है। कौन सा कार्यकर्ता? देखिए, पहले किसकी भी सरकार रहती थी केंद्र में, निश्चित तौर पर मीडिया एज ए मीडिया पर्सन हम भी नजर रखते हैं कि स्टेट में क्या हो रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है। क्या हो गया, बीजेपी के साथ जितने हैं वो मीडिया अपने मालिक बन गए। ना मीडिया की मत बात करिए सर, हम लोग भी नजर रख रहे हैं कि किस स्टेट में विपक्ष की क्या स्थिति है, कौन प्रदर्शन कर रहा है। दिख रहे हैं जो हमें जो दिख रहा है भाई, वो लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं। बोले सब डरा धमका के वोट लेने की कोशिश कर रहे, एक एक आदमी काम कर रहे, लेकिन जनता नहीं देगी पोल, और निश्चित तौर पर फिर घूमेगी, उनकी सरकार आएगी। मौका दिया जाए। चलिए ठीक,
चलिए ठीक है। सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या बीजेपी अपने दम पे बंगाल पे चुनाव लड़ रही है क्या? ठीक है, ठीक है। चुनाव आयोग, बीजेपी अपने दम पे चुनाव नहीं लड़े। मेरे से सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बताता हूँ। मैं बीजेपी अपने दम पे बंगाल पे चुनाव नहीं लड़ रही है। अच्छा, चुनाव लड़ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव लड़ रहा है ईडी, सीबीआई। ना ये तो आप आरोप लगा रहे हैं बहुत दिनों से सर। ये आरोप कोई नया तो लगा नहीं रहे, पिछले 10 सालों से ही आप ये सब आरोप लगा रहे हैं हमेशा से। आरोप कितने चुनाव हो गए, कितने चुनाव हो गए? हम बता रहे हैं, विपक्ष भी कई चुनाव जीत गया। ये तो सिर्फ जोर जोर से बोलने से नहीं हो जाता भैया, जोर जोर से बोल दिए, मुद्दा से भटका दिए, मुद्दे को दूसरे ओर ले गए और अपना हवाई ले लिए। मतलब आप लोग भी पहले चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई और तमाम चीजें लगा देते हैं। अभी तो झारखंड में चुनाव हुआ था, लोकसभा हुआ, लोकसभा में तो आप लोगों की सीटें बढ़ गई ना, उस समय आपको ईडी सीबीआई चुनाव आयोग नहीं दिखा। मतलब गजब बात करते हैं आप। जब बंगाल में चुनाव स्टार्ट हुआ तब आप लोग ईडी और सीबीआई तो करने लगे हैं शुरू से, लोग को डराने का कि वहां से विधायक टूट के यहाँ आ जाए और हमारा पक्ष मजबूत हो जाए। अच्छा, तो आप लोग डर क्यों रहे हैं? आप लोग डर क्यों रहे हैं? आप लोगों को कुछ गलत किया नहीं तो आपको डरने की तो जरूरत भी नहीं है। हम लोग क्यों डरेंगे? लोग तो मजबूती से लड़ रहे हैं। तो लड़ रहे हैं तो जितनी मजबूती से तृणमूल लड़ रही है उतनी मजबूती से कोई पार्टी लड़ रही है क्या? चलिए ठीक है, मजबूती से लड़ रहे हैं, फिर आपको आरोप ही नहीं लगाना चाहिए। किसी का इतना कार्यकर्ता है, किसी के पास ये मनोबल है कि 294 सीट पर लड़े। इतने राज्य के मुख्यमंत्री, इतने बड़े बड़े नेता सभी आकर के बैठे हुए बंगाल में। तो क्या चाहते हैं कि प्रचार भी ना करें? नहीं करिए, प्रचार करिए, क्यों नहीं करिएगा? प्रचार करने का आपका अधिकार है, पर देश में ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिला जो इतना प्रचार पर जोर दिए हुए है। मतलब आपको प्रचार से भी आपत्ति है? आपको पता ही होगा। चलिए ठीक है प्रदीप जी, अब इनकी आपत्ति है कि भाई प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये आपत्ति तो हर चुनाव में इनका होता है और इनका रोना धोना खत्म नहीं होने वाला। ये अद्भुत इंडिया अलायंस है, जो इंडिया अलायंस सेंट्रल लेवल पे तो दिखता है कि एक अलायंस है, लेकिन जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो सभी दल एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक के खड़े होते हैं। टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा टीएमसी को सपोर्ट कर रही है। असम में चुनाव हो रहा था, टीएमसी झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस के विरोध में लड़ रही थी। तो अद्भुत गठबंधन है ये, और जो मतदाता है वो भी देख रहे हैं कि भाई ये जो है इस तरह का गठबंधन है जो अपनी स्वार्थ के लिए कहीं कहीं एक हो जाता है। हाँ। लेकिन अन्य जगहों पर इनका स्वार्थ जो है अपने ऊपर जब हावी हो जाता है तो किसी के नहीं सुनते। और जहां तक मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितनी प्रतिबद्धता के साथ, जितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस को ये अपेक्षा नहीं रही होगी कि जो दवा वो पहले मतदाताओं को पिलाया करते थे वही दवा इस बार जो है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पिलाई जा रही है। तो इनको छटपटाहट तो होगा ना कि जो नुस्खे इन्होंने आजमाए डराने धमकाने से लेकर प्रताड़ित करने का, अब इनको दांव उल्टा पड़ रहा है। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई और अन्य संस्थाएं जो है चुनाव लड़ रही हैं। मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी बकौल एक वकील बनकर पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में इन मुद्दों को लेकर कि जो नाम हटाए जा रहे हैं वो गलत है, सारा कुछ किया उन्होंने अपनी ओर से दलीलें दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से लताड़ लगाई गई कि सिर्फ एसआईआर तो अन्य स्टेट्स में भी हो रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ बंगाल में ही इतनी ज्यादा शिकायतें क्यों आ रही है? बंगाल को ही सबसे ज्यादा क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि बंगाल में जिस तरह की परिस्थितियां इन्होंने उत्पन्न की है विगत 10 वर्षों में, जिस तरह से घुसपैठ बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है कि वहां की सांस्कृतिक विरासत, वहां की आध्यात्मिक विरासत आज खतरे में है। उसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में बचा सकती है। और रही डेवलपमेंट की बात, जिन लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के मुंह से एक सब डेवलपमेंट का सुनाई नहीं दिया, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, सुशांत जी बोल रहे थे ना, उनको ध्यान देना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी बनवाएंगे, आईआईएम बनाएंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, लेकिन इन कम्युनिस्टों को तो डेवलपमेंट से तो मतलब है नहीं। 650 कंपनियां वहां से बाहर चली गई, उससे क्या होता है? टीएमसी के शासन में सिंदूर से काटा अगर बाहर चला गया तो चला गया, उससे क्या होता है? बातों में इन्होंने स्वीकार कर लिया है। एक तरफ ये टीएमसी का जो गुंडागर्दी को कहते हैं कि गुंडागर्दी कर रही है, तो उसको उसी तरह से जवाब दिया जा रहा है। मतलब ये गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, स्वीकारोक्ति इनका पहले ये इन्होंने दूसरा सबसे बड़ा झूठ जो बोला कि सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी गई
हमारे कार्यकर्ता वहाँ माला जपने नहीं गए, अच्छा, मारेंगे भी, जो हो गया सर, अब समय नहीं है, समय एक मारेंगे भी। और आप लोगों को जिस तरीके से वहाँ के मतदाताओं को डराया धमकाया, हम उनके संरक्षण में खड़े रहेंगे गुंडागर्दी और बंगाल आप लोगों को आपकी दवा घूट पिलाएंगे। सुन और लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ बंगाल में ही इस तरह से क्यों हो रहा है, इतनी शिकायतें हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने तो बजाबते ऑर्डर दिया जो ट्रिब्यूनल अपील में है, सुशांतो दा एक रिएक्शन आपको एसआईआर से फर्क पड़ेगा? ठीक है सर, अब बस 10 सेकंड। सुशांतो दा, एसआईआर फर्क डालेगा वहां के चुनाव पर? जी जी, देखिए निश्चित तौर पर जो वोट का जो आप लोग समझ रहे कि इतना वोट कट गया, इसमें कुछ डेथ है, उन लोग का भी हटे हैं, इसमें कोई नाराजगी नहीं होने की जरूरत है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, दिक्कत नहीं होगी। देखिए दिक्कत इन लोग क्या किए हैं, इन लोग कुछ लोकसभा को चुन लिए, कुछ विधानसभा को चुन लिए, जहां पर वो नहीं है वहां पर वो देख लिए कि कितना परसेंटेज कटे हैं, कितना परसेंटेज के बाद ये खत्म हो सकते हैं। लेकिन वैसा नहीं, जनता और ज्यादा इस बार पोल निश्चित तौर पर आधा ज्यादा होंगे, चाहे उसको फोर्स रोक ले, कोई भी रोकने की कोशिश करे, कोई दिक्कत नहीं है, कम्युनिस्ट की सरकार बन जाएगी, तो फिर हम लोग प्रदीप जी के साथ बैठेंगे, मतलब कम्युनिस्ट की सरकार बन जाएगी, नहीं अब घटेंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए। ठीक है सर, कम्युनिस्ट की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, लाल सलाम चारों को जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया आपका।